डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने ट्रिपल सी नीट यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी अब ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लेके आए हैं नए चैप्टर का एमसीक्यू, यानी कि इस चैप्टर में इस क्लास में हम ओनली 2 चैप्टर पूरा करेंगे। उनके उनके साथ साथ हम सारे एमसीक्यू यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, वो भी डिटेल वाइज, जो कि नीट 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो जिनसे बहुत ही शानदार एवं उनसे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो आइए हम उनको अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी चैप्टर हमारा है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में जनन। इसके जितने भी सारे 2025 यानी 24 से पहले जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, पेनिसिलियम के अलैंगिक प्रजनन से संबंधित संरचनाओं को पहचानिए। यानी कि जो पेनिसिलियम है ना, उसके अलैंगिक जनन है, उसकी जितनी भी सारी संरचनाएं उनको पहचानने का काम जो है पहला कोनेडिया, जेम्यूल, कलिका, चलबीजाणु। तो इसमें जो आएगा यानी जेम्यूल है या कोनेडिया है, इनके बारे में बताने हैं। इसमें आएगा कोनेडिया, यानी पेनिसिलियम के अलैंगिक जनन से जो संबंधित संरचना ना उससे कहते हैं हम कोनेडिया। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें ए, कोनेडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑफसेट्स किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? अनिषेक फलन द्वारा, समसूत्री विभाजन द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा या अनिषेक जनन द्वारा। यानी ऑफसेट जो होते हैं ना वो किसके द्वारा होते हैं? यानी पादप का जो कायिक भाग होता है ना, तो समसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। अर्धसूत्री विभाजन प्रजनन अंगों में होता है, जबकि जो उसका विभाजन होता है वो होता है समसूत्री, यानी प्रजनन अंगों का होता है अर्धसूत्री से। जब युग्मों का निर्माण अनिषेक जनन यानी पैथोजेनेसिस होता है ना, अनिषेक जनन वो क्रिया है जिसमें बिना निषेचन के अंडा का विकास एक पूर्ण जीव में होता है। यानी कि जो अनिषेक जनन ना, इसमें निषेचन के बिना ही अंडे का डेवलप हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस, यानी पैथोनो कैप्री कैरपी कहते हैं। तो हमारा इसमें आंसर आएगा यानी कि अनिषेक जनन। अनिषेक, इसमें आएगा हमारा समसूत्री। ऑप्शन हमारा कौन सा है? बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अदरक में कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? यानी कि जो अदरक होती है उसका कायिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो पहला है प्रकंद, दूसरा है भूस्तरी, या फिर बुलबिल, या रनर। देखिए, जो अदरक में प्रकंद के द्वारा कायिक प्रजनन होता है, यानी कि प्रकंद है ना उसके द्वारा ही प्रजनन होता है। वो रूपांतरित तना होता है, यानी कि जो एक जड़ नहीं कह सकते मैं, वो क्या है, रूपांतरित तना है अदरक, जो क्षैतिज अवस्था में पृथ्वी के नीचे वृद्धि करता है। यानी पृथ्वी से ऊपर तो सारे करते हैं, लेकिन ये क्या पृथ्वी के नीचे अंदर तक करते हैं। तो अदरक में जो भोजन संचय यानी संग्रह करने के कारण जो होता है ना, तना फूला हुआ होता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा प्रकंद। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को सही मिलाया गया है? ऑप्शन ए प्याज, बल्ब, अदरक, शक्कर, क्लाइडोमोनास, कोनेडिया या ईस्ट चलबीजाणु। तो यानी कि जो प्याज बल्ब गलत है, अदरक शक्कर भी गलत है, क्लोमोडेमोनास अभी कोनेडिया किस में पढ़ा हमने, वो भी गलत है पेनिसिलियम में। तो ईस्ट जो चल होता है ना, ईस्ट और दूसरे एस्कोमाइस्टीज में प्रजनन एस्कोस्पोर द्वारा होता है, यानी एस्कोस्पोर द्वारा होता है इन दोनों में, ईस्ट और एस्कोमाइस्टीज। क्लेम होता है, तो जो क्लेमाइडोमोनास है ना वो एक शैवाल है जिसमें कोनेडिया नहीं पाए जाते, इसमें क्या कोनेडिया नहीं पाए जाते। अदरक में प्रकंद होता है, अदरक में शक्कर नहीं होता है, अभी पढ़ाया। और ना कि शक्कर हो जाए, प्याज में प्रबंधन बल्ब द्वारा होता है, भूमिगत रूपांतरित होता है, ना कि बल्ब। तो हमारा होगा ईस्ट यानी चलबीजाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से युग्म में कौन सा सम्मिलित नहीं है जबकि अन्य 3 विकल्प सही हैं? यानी एक इनमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। पेनिसिलियम, कोनेडिया, अभी हमने बिल्कुल राइट में पढ़ा था ना, पेनिसिलियम और कोनेडिया। और दूसरा है जलीय हायसंथ,
ऊपरी भूस्तरीय यानी कि जलीय हाथ सिंध और ऊपरी से। सी ब्रायोफिल्म पर्णकलिकाएँ। डी एगेप बुलबिल यानी कि जो हमारा इसमें कौन सा गलत है, यानी पेनिसिलियम कोनिडिया अभी हमने पढ़ा राइट है, बायोफिल्म पर्णक सही है, एवेलबुल सही है, हाय संधि भूस्तरीय होता है ये हमारा गलत है। तो हमारा गलत का ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलू के कंद में किन संरचनाओं को आँखें कहते हैं, यानी आलू का जो कंद होता है ना उसमें किन संरचना को हम क्या कहते हैं, आँखें। मूल कलिकाएँ, पुष्प कलिकाएँ, प्रोह कलिकाएँ, अक्षीय कलिकाएँ। यानी कि जो आलू के कंद का सामान्य उदाहरण है, ये स्टार्च को संचित भोज्य पदार्थ के रूप में संग्रहित करता है। आलू कंद होता है ना उसके कायिक जनन में उपयोगी होता है जो कक्षीय कलिकाएँ, यानी कक्षीय कलिकाएँ जिन्हें अक्षीय कलिकाएँ संधियों के आगे ऊपर होते हैं उन्हें हम क्या अक्षीय कलिकाएँ कहते हैं। जो कायिक जनन में प्रजनन वो होती है महत्वपूर्ण, जिन्हें ऑप्शन डी अक्षीय कलिकाएँ। अगला है, पिस्टेरिया में काई के प्रबंधन किसके द्वारा होता है, भूस्तरीय, ऊपर स्तरीय, शकर, स्टोलोन। तो इसमें आएगा भूस्तरीय यानी पिस्टिया में, ऑप्शन आएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ पादपों में मादा युग्मक बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाती हैं, इस घटना को क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन, स्वयुग्मन, अनिषेक फलन या युग्मक संलयन। तो अभी हमने पढ़ा था कि अनिषेक जनन जो होता है ना वो बिना निषेचन यानी दो युग्मकों के बिना बनने से ही हो जाता है, यानी एक के लिए ही हो जाता है। इसमें क्या पादपों का मादा युग्म बिना निषेचन के भ्रूण में परिवर्तित हो जाए, यानी कि जिसमें निषेचन नहीं होता वो सीधा भ्रूण एम्ब्रियो में ही परिवर्तित हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं पैथोजेनेसिस या अनिषेक जनन। और अनिषेक फलन के बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है, जबकि अनिषेक फलन है ना ये बिना निषेचन के फल का निर्माण करते हैं। जनन क्या अनिषेक, तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन होता है, यानी कि ऐसा कौन सा जिसमें जीवन काल में बस एक ही बार पुष्प आते हैं, आम, कटहल, बांस स्पीसीज या पपीता। यानी कि आम में बार बार फल आएंगे तो बार बार फल और वो भी आएगा, फल आएगा तो फूल, कटहल में भी, पपीता सेम है। लेकिन बांस एक ऐसी स्पीसीज है जिसमें एक जाति है एक अंडपी, यानी कि इसमें क्या एक बांस जाति होती है वो एक अंडपी यानी मोनोकार्पिक होती है, जिनमें जीवन काल में एक ही बार पुष्पन होता है, यानी कि 50 से 100 वर्ष के बाद। और जबकि दूसरे पाद में जैसे कटहल, आम, पपीता ये बहुअंडपी यानी पॉलीकार्पिक, इनमें जीवन काल में एक बार होता ही रहता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, एक लिंगी पुष्प है, चाइना रोज, प्याज, मटर या खीरा। एक लिंगी जो है, एक लिंगी का रोज यानी कि गुलाब, प्याज, मटर। अब आया खीरा, यानी खीरे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, अर्थात एक पादप में अलग अलग नर व मादा पुष्प पाए जाते हैं, यानी उभयलिंगी पादप। यानी कि खीरे की जो होते हैं ना उसमें अलग अलग, एक लिंग स्त्रीलिंग तो एक लिंग पुल्लिंग मिलते हैं, इसलिए इसमें एक लिंगी श्री मिलते हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा डी खीरा, जबकि प्याज, मटर, चाइना रोज में ये द्विलिंगी भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है। अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में, जेमील में, कोनिडिया में या फिर गुरु बीजाणु में। तो इसमें आएगा कि जेमील और कोनिडिया होते हैं ना उनमें अलैंगिक जनन का प्रकार होता है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन देखने को नहीं मिलता, यानी कि जेमील और कोनिडिया होते हैं इसमें क्या है अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल होता है, जिनमें क्या है एसेक्सुअल होगा तो उनमें क्या अर्धसूत्री विभाजन होगा ही नहीं। तो गुरु बीजाणु अगुणित होते हैं, जबकि ये गुरु बीजाणु होते हैं ना इसमें क्या हैप्लॉइड होते हैं, एगुणित, जिसका निर्माण डिप्लॉइड यानी द्विगुणित गुरु बीजाणु यानी मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है।
जिन्हें मायोसाइट की कोई भी कोश का अर्धसूत्री विभाजन को प्रेरित करती है। हमारा आंसर आएगा डी, जबकि जेमिल कुंडली और कोशिकाएं गलत है। तो ये हमारा आज जब तो हमारा ये रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म इतने आज क्वेश्चन थे, ये हमने आज पूरे किए हैं। तो अगला जो टॉपिक आएगा हमारा, अब उसके लिए अब उसके MCQ यानी करने वाले, जिसके हम करेंगे यानी MCQ 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना इन फ्लावर प्लांट्स यानी फूलों वाले पादपों में, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नीट 2025 के लिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक चैप्टर पूरा किया, अभी हमारा दूसरा है पुष्प पादप में लैंगिक जनन। तो पुष्प पादप में उनमें यानी कि जो पुष्प पादप में लैंगिक जनन, उनके हम MCQ यानी प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे। आपका दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो देखने के लिए। और आइए, आपका स्वागत है CCC नीट कोचिंग में, यानी कि कैटलिस्ट क्लियरिटी कोचिंग में, जो राहुल सर के द्वारा है। तो आइए हम नया चैप्टर करते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परागण के विषय में गलत कथन को पहचानिए, यानी जो गलत कथन है उसको पहचानना है। ऑप्शन ए, अजैविक परागण में वायु द्वारा परागण बहुआयात है। बी, परागण के लिए मक्खियों और भृंगियों को आकर्षित करने के लिए पुष्प बदबूदार गंध उत्पन्न करते हैं। या डी, कीटों में शलभ और तितलियां सबसे अधिक परागण करती हैं और पुष्पीय पादपों में जल के द्वारा परागण बहुत ही दुर्लभ है। तो इसमें क्या है, यानी कि जंतुओं में जो कीट होते हैं ना, जंतुओं में कीट विशेषकर मधुमक्खी प्रमुख अजैविक परागण के कारण हैं, बहुत ही अजैविक कारण हैं। तो हमारा इसमें आएगा गलत सी, जबकि जैविक वायु परागण भी बहुत है, क्योंकि वायु से बहुत परागण होता है। मक्खी और भृंगी यानी जो कीट होते हैं उनसे भी बहुत चलते हैं, आकर्षित वाले पुष्प होते हैं, जैसे कि गेंदा, रोज, सरसों भी आ जाता है। और कीटों में शलभ तितलियां, इसमें परागण नियंत्रण नहीं होता। तो हमारा गलत आएगा कीटों सी, ऑप्शन है हमारा सी। अगला क्वेश्चन है, एक पादप के परागकोश में परागणों के एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, जिसके परागण के दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवंशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागण लाए जाते हैं। यानी कि जो ये जेनेटिक रूप से जो भी परागण आते हैं ना भिन्न प्रकार के, उनको बारे में बताना है। तो उसमें क्या आएगा, ऑप्शन ए, अनुमीलिय परागणी पर निषेचन, सहजात पुष्प परागण, या उन्मीलिय परागणी। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि जो सहजात पुष्प होता है ना उनमें होता है सहजात, यानी एक ही जात वाले होंगे पुष्प, उनमें तो परागण होगा। ऐसा नहीं कि पर निषेचन के किसी भी पुष्प का किसी भी निषेचन में हो जाए ना। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें सी। अगला क्वेश्चन है, परिपक्व अवस्था में एक प्रारूपी आवर्ती बीजी भ्रूणकोश निम्न में से कौन सा एक है, यानी कि 7 केंद्रक और 8 केंद्र कोशिकाएं, या 7 केंद्रक या 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक व और 8 कोशिकाएं, या 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं। तो इसमें आएगा हमारा जो परिपक्व अवस्था होती है ना, परिपक्व अवस्था, एक प्रारूपीय आवर्ती बीजी भ्रूणकोश यानी भ्रूणकोश 8 केंद्रक और 7 कोशिकाएं होती हैं, 8 केंद्रक व 7 कोशिकाएं होती हैं। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन कुलों के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है। यानी कि जो युग्म होते हैं ना सदस्य, उनके परागण की क्षमता मुक्त हो जाए उसके बाद में उनमें भी रहती है। तो ऐसे कौन से, पोएसी लुग्मिनेसी, पोएसी सोलिनेसी, रोजेसी लुग्मिनेसी, पोएसिया रोजेसी। इसमें आएगा ऑप्शन सी, यानी रोजेसी, लुग्मिनेसी और सोलिनेसी। यानी कि एक तो आएगा रोजेसी, एक आएगा लुग्मिनेसी और एक आएगा सोलिनेसी। कुलों के कुछ सदस्य के परागणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद भी महीनों तक रहती है, जबकि पोएसी रोजेसी में, जबकि पोएसी नहीं है।
ये 3 है, 1 2 3, तो हमारा ऑप्शन आएगा सी। अगर ये इसमें होता तो हमारा फिर भी सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलकुंभी और जल लिली में परागण किसके द्वारा होता है? यानी कि जो जल में रहती है ना, जलकुंभी और जल लिली यानी कि पेड़ होते हैं जलीय, तो उनमें किसके द्वारा होता है परागण? कौन से माध्यम से होता है? केवल जल धाराओं द्वारा, या वायु और जल द्वारा, या कीट और जल द्वारा, या कीट या वायु द्वारा? तो अधिकांश जलीय पादप है ना, उसमें जल पुष्प जल की सतह पर आ जाते हैं, यानी कि जल की सतह पर आ जाते हैं। उनमें परागण कीटों व वायु से होता है। अगर जल से होता तो वो जल से भी टच होते ना पुष्प, जबकि जल से ऊपर आ जाते हैं। जैसे हमारा जल का स्तर ये है, तो हमारा पुष्प यहाँ खिलेगा, ये खिल रहा। अब जल से होता तो इधर ये जल इधर ऊपर आता, ऐसा तो होता नहीं है कि जल ऊपर आता है, नहीं। तो किससे होगा? या तो होगा ये कीटों से, यानी कि एक कीट इस फूल से इस फूल पाएंगे, इसके आएंगे, या फिर होगा इसमें वायु द्वारा, इधर से चलेगी तो इधर, इधर से चलेगी तो इधर। तो उदाहरण के लिए जो जलकुंभी होती है ना, यानी वाटर हाइसिंथ, जो, और एक वाटर लिली यानी कि वाटर लिली, उनमें क्या वायु व कीटों जल द्वारा वायु द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैलेसेनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? परागण जलमग्न स्थिति में जल के माध्यम से होता है, फूल पानी की सतह से ऊपर की ओर निकलते हैं, और परागण कीटों द्वारा होता है, फूल पानी की सतह से ऊपर की ओर निकलते हैं और पराग वायु के माध्यम से लाया जाता है, या नर फूल जो जल धाराओं के माध्यम से मादा फूलों तक जो कि जल की सतह पर होते हैं ले जाया जाता है। तो इसमें जो आएगा ना, इसमें आएगा हमारा ऑप्शन, इसमें जो बैलिसिनेरिया में जो मादा पुष्प है ना, वो लंबे समय तक ठंडल यानी व्रंत द्वारा जल की सतह पर आ जाते हैं, और नर पुष्प जो परागण पानी की सतह पर अमुक्त होकर आ जाते हैं, जबकि वो थोड़े मुक्त होकर इन्हें जल धाराओं से निष्क्रिय रूप से लाया जाता है, निष्क्रिय रूप से लाया जाता है। इनमें से कुछ एक संयोगात्मक रूप से मादा जो प्रतिक्रिया होती है वो पहुंच जाती हैं। तो इसमें आएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसमें स्वयुग्मन यानी ऑटोगेमी और सहजात पुष्प परागण जिटनोगेमी दोनों प्रतिबंधित होते हैं? गेहूँ, पपीता, अरंडी, या फिर मक्का? तो इसमें आएगा हमारा बी यानी पपीते में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, परागकणों का बहुत से वर्षों के लिए द्रव नाइट्रोजन में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है? यानी कि जो जैसे किसी नाइट्रोजन के तापमान पर भंडारित करते हैं परागणों को, कि आने वाले टाइम में कई सालों बाद में हम इससे परागण कर लेंगे और हम पौधे या फल बना लेंगे। तो उन्हें स्टोर करने के लिए कौन से तापमान पर रखा जाता है? तो वो होते हैं द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर परागणों को भंडारित किया जाता है। हमारा ऑप्शन आएगा इसमें ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, सहायक कोशिकाओं में संलग्नित हुए नर युग्मों को परिणाम क्या होता है? ए, एक अंडे के साथ संगलित होता है और दूसरे केंद्र कोशिकाओं के केंद्रों में संगलित होता है। ऑप्शन बी, एक युग्मक अंडे के साथ संगलित होता है और दूसरे सहायक कोशिका के साथ यानी आश्रित हो जाता है। सभी अंडे के साथ संगलित होते हैं, या एक अंडे के साथ संगलित होता है और दूसरा सहायक कोशिकाओं के साथ संगलित होता है। तो इसमें कौन सा है जो हमें बताना है? तो इसमें क्या है, जो आवर्ती बीजों में जो निषेचन के दौरान एक नर युग्मक और अंडे के साथ संयुग्मित होते हैं ना, द्विगुणित यानी डिप्लॉयड युग्मनज यानी संयुग्मन या जननात्मक निषेचन बनता है। द्विगुणित युग्मनज अतः भ्रूण में विकसित हो जाता है, जबकि दूसरा नर युग्म होता है ना, वो दो ध्रुवीय नाभिकें या द्वितीय केंद्रक से संलग्नित होकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनाता है, जिसे PN यानी त्रिसंलयन या कायिक निषेचन भी कहते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन आएगा ए, यानी कि अंडे के साथ संलग्नित और दूसरा किस्म केंद्रक के साथ संलग्नित। तो ऑप्शन हमारा ए। अगला क्वेश्चन है हमारा,
दोहरा निषेचन क्या है, यानी कि दोहरा निषेचन होता है ना, वो क्या है। तो ऑप्शन, दो नर युग्मों का एक अंडे के साथ संयोजित होता है, या फिर एक नर युग्मक का दो ध्रुवीय केंद्रों के साथ संयोजित होता है, या एक परागनली के दो नर युग्मकों का दो भिन्न अंडों के साथ संयोजित, या फिर युग्मक संलयन और त्रिसंलयन होता है। तो दोहरा निषेचन अभी हमने बताया ना, जो PEN होता है, यानी कि या तो त्रिसंलयन होता है या काय के निषेचन या युग्म संलयन होता है, यानी कि तो हमारा ऑप्शन आएगा इसमें डी। अगला क्वेश्चन हमारा, द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रतिस्थापित प्रदर्शित किया गया था, यानी जो किसने दिया था द्विनिषेचन किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी कौन से मतलब स्पीशीज है उसके द्वारा। ए अनावर्ती बीजी, शैवाल, कवक, या फिर आवर्ती बीजी। किसके द्वारा जाता है, अनावर्ती तो है नहीं, शैवाल कब होता ही नहीं, तो आवर्ती बीजी होते हैं ना, उनमें ही दिया जाता है। तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बीज में अविशिष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है, छेद, निभाग, परिभ्रूणपोष या नाभिका। क्या कहते हैं उसे हम, यानी कि कुछ बीजों में बीजांडकाय का अवशेष, यानी बीजांडकाय का अवशेष बना रहता है ना, वो अवशेषी बीजांडकाय यानी न्यूक्लियस जो कि बीज में रहता है, परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म कहलाता है। परिभ्रूणपोष जिसे क्या हम कहते हैं, पेरिस्पर्म, जिससे उदाहरण के लिए काली मिर्च, कॉफ़ी, अरंडी, इलायची जैसी में होता है, जैसे कौन सा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पी पादपों में निषेचन के पश्चात विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी गलत पहचानना है हमें। ऑप्शन ए, बीजांड भ्रूणकोश में विकसित रहते हैं, या अंडाशय फल में विकसित होते हैं, या युग्मनज भ्रूण में विकसित होते हैं, या केंद्रीय कोशिका भ्रूणपोष में विकसित होती है। इसमें आएगा ऑप्शन बीजांड भ्रूणकोश में विकसित होते हैं। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, ए। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कच्चे नारियल में नारियल पानी क्या है, यानी कि जो कच्चा नारियल होता है ना, उसमें उस पानी के बारे में बताना है कि वो क्या है। तो नारियल होता है कोकोज न्यूसीफेरा में कहते हैं नारियल को, तो उसमें गिरा हुआ सफ़ेद कर्नल, यानी सफ़ेद, जैसे ये हमारा नारियल होगा तो उसके परत के साथ बगल में एक सफ़ेद वाइट कलर की एक परत होती है, जैसे कहते हैं कर्नल, जो नारियल मील यानी जिसे नारियल खाद भी कहलाता है। तो कोश के भ्रूणपोष होते हैं ना, वो केंद्रक में नारियल पानी दूध भी कहते हैं, जैसे यानी नारियल दूध भी कहते हैं। तो स्वतंत्र नाभिक के केंद्रक भ्रूणपोष में जो हजारों केंद्रों का बना होता है, पानी क्या है, जो नाभिक के केंद्रीय भ्रूणपोष है जो हजारों केंद्रों को बना होता है। तो ऑप्शन हमारा कौन है, स्वतंत्र केंद्रीय भ्रूणपोष, यानी कि स्वतंत्र नाभिक के भ्रूणपोष जो कि हजारों केंद्रों के द्वारा बना होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुष्पी पादपों में बिना निषेचन के बीज बनना निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया है, यानी कि बिना निषेचन के ही बीज बन रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, काय के संकरण, असंगजनन, या बीजांडु कायिक जनन, या मुकुलन। तो अलैंगिक जनन जो होता है ना, अलैंगिक जनन के प्रतिस्थापन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना युग्मक संलयन निषेचन के भ्रूण का विकास होता है, जो असंगजनन यानी एपोमिक्सिस कहते हैं, जैसे क्या कहते हैं, एपोमिक्सिस। जिस प्रक्रिया में उत्पन्न पौधों को एपोमीटोटिक कहा जाता है, एपोमीओटिक कहा जाता है। तो हमारे कितना है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा, क्या न्यूसेलर बहुभ्रूणता किसकी प्रजाति में पाई जाती है, यानी जो न्यूसेलर होती है ना, पॉलीएम्ब्रियो, एक बीज में एक से अधिक भ्रूण होते हैं, जैसे हम क्या पॉलीएम्ब्रियो कहते हैं, जो कि सिट्रस
सिट्रस होता है ना, कि एक बीज में 2 से 40 भ्रूण होते हैं, यानी कि ये होता है इसमें 2 से लेकर 40 भ्रूण पाए जाते हैं, जो एक सामान्य भ्रूण और शेष अपस्थानिक भ्रूण भ्रूणता में है ना। तो किस प्रजाति है भ्रूणता? सिट्रस में, जबकि गॉसियप में नहीं है, ट्रिकिया में नहीं, ब्रिस्का में नहीं है। यानी कि ट्रेसस, यानी कि जैसे हम इसके क्या हो रहा है उदाहरण, नागफनी जो कांटेदार होती है, नागफनी। अगला क्वेश्चन है हमारा,